अनादि के विशेष कार्यक्रम चुनावी चार्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास द्विवेदी। हर रोज की तरह आज भी पूरे दिन का घटनाक्रम हम आप सभी के सामने लेकर के आए हैं कि आज मध्य प्रदेश की राजनीति में किस तरह की बयानबाजी हुई, किस तरह की शिकायतें हुई, कौन कहां पहुंचा और किसने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। तमाम मसले ऐसे हैं जो आप सभी तक पहुंचाना जरूरी है और हर दिन की तरह आज भी हम एक बार फिर उपस्थित हो चुके हैं। तो शुरुआत करेंगे और जानेंगे पूरे दिन का मध्य प्रदेश की सियासत का हाल। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं लगातार, वो देखने वाली बात है। जिस तरह से कभी चुनाव जो है वो प्रत्याशी पर केंद्रित हो जाता है, कभी अधिकारियों की बात होती है और इस समय आज का दिन तो अधिकारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। तमाम तरह की बातें अधिकारियों को लेकर के कही गई और जिस तरह की प्रतिक्रिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से आई थी, उसके बाद ये सियासी भूचाल आना तो तय था। तो सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं, जिसने चिंगारी लगाई और ये बारूद सुलग उठा। सुनेगा। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ऑफिसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचते हैं। उनके भी बयान कुछ इसी तरह के थे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को तो आप सुन ही चुके हैं कि किस तरह से वो नसीहत देते हुए नजर आए हैं। कह रहे हैं कि 10 के बाद 11 तारीख आती है। अब इस 11 तारीख के मायने क्या कुछ निकाले जाएं। खैर चलिए, जो पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा वो तो ठीक है। अब दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया भी आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से वो पहुंचे थे चुनाव आयोग और उन्होंने अपनी बात रखी थी और उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको वो सुनवा देते हैं। पुलिस थानेदारों पर जहाँ जहाँ शिकायतें आई हैं उन पर हम नज़र रख रहे हैं और उन्हें चेतावनी भी देते हैं कि यदि कोई इस प्रकार के हरकत से पकड़ा गया तो हम कांग्रेस जन सरकार में रहे ना रहे, वैसे सरकार में हम आने वाले हैं, लेकिन फिर भी ऐसे तत्वों से निपटना हम लोग जानते हैं, इसलिए उन्हें भी हम सचेत कर देना चाहते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की प्रतिक्रिया बहुत कुछ कहती है, खुली चेतावनी देते हुए नजर आए हैं। जो कुछ उन्होंने कहा उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कर्मचारियों का भी अपना आत्मसम्मान है और अगर कर्मचारियों के विषय में वो इस तरह की बात करते हैं तो वो उचित नहीं है। जो कुछ भी कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, वो प्रतिक्रिया भी हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि चुनाव आयोग स्वतः संज्ञान ले। धमकी देना भी आचार संहिता के उल्लंघन के अंतर्गत आता है, ये कुछ अलग विषय नहीं है। और आचार संहिता का अगर उल्लंघन किया जा रहा है तो चुनाव आयोग को चाहिए कि वो स्वतः संज्ञान पूरे मामले को लेकर ले। इसके साथ ही बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा और निर्वाचन अधिकारी से बातचीत की उन्होंने और अपनी शिकायतें भी रखी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी इस दौरान वहां पहुंचे थे। जब उनकी मुलाकात पूरी हुई उसके बाद हमने उनकी प्रतिक्रिया भी ली। वो क्या कुछ कहते हैं वो भी आप सुन लीजिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कई गंभीर शिकायतें जो कांग्रेस के
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाने का जो प्रयास किया है और अन्य कई मुद्दों पर हमने उनको भी शिकायत दर्ज कराई है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने मांग की है कि इस प्रकार के नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जो कि कह रहे हैं कि जो नेता मर्यादा का उल्लंघन करेगा और जो नेता इस तरह की बातचीत करेगा उसके चुनाव प्रचार पर ही पूरी तरह से रोक लगा देनी चाहिए। तो ये थी पूरी प्रतिक्रियाएं जो कि अधिकारियों को लेकर जिस तरह की बात कही गई, जिस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया आई और उसके बाद वीडी शर्मा चुनाव आयोग पहुंचे थे, वो प्रतिक्रियाएं हमने आपको सुनवाई। अब एक बड़ी खबर और मध्य प्रदेश की सियासत में निकल करके आई है। जिस तरह से चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी बयानबाजी को लेकर, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जो इमरती देवी के लिए कहा था और इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए कहा था, दोनों ने एक दूसरे के लिए कहा था, जिसे लेकर के आज चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और भाषाई मर्यादा की सलाह दी है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को। उनसे कहा गया है कि भाषाई मर्यादा का ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने इमरती देवी को भी नोटिस जारी किया है, क्योंकि कांग्रेस ने पूरे मामले की शिकायत की थी। इमरती देवी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मां बहन के विषय में जो भी बातचीत की, उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लिया कांग्रेस की शिकायत पर और उनसे भी 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा है। ये चुनाव आयोग की जो भी प्रतिक्रिया थी और चुनाव आयोग की तरफ से जिस तरह से कार्रवाई की गई है, लगातार कहा जा रहा था कि शिकायतें सबमिट की जा रही है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसका पर्दापण आज हुआ और कमलनाथ को नसीहत दी गई है, तो वहीं इमरती देवी से 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया है। ये वो नोटिस हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जो जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, और इसके साथ ही जो प्रतिक्रियाएं आनी थी वो स्वाभाविक थी। वहीं जब बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल जाकर के निर्वाचन आयोग पहुंचा और उनसे मुलाकात की बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने, उसके बाद कांग्रेस की ओर से भी प्रतिक्रिया आई। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि ये बीजेपी की बौखलाहट है जिसके चलते वो बार बार शिकायत करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उन अधिकारियों की शिकायत की है जो निष्पक्ष चुनाव नहीं होने दे रहे। ये कहना है मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का। उनकी प्रतिक्रिया भी पूरी तरह से सुन लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने और भी मुद्दों पर बात की, सुनिएगा उनकी प्रतिक्रिया। हार की बौखलाहट अभी से दिखाई दे रही है। 10 तारीख का परिणाम का अभी से अंदेशा हो गया है। इतने फुर्सत नहीं है कि जिस चुनाव प्रचार में 1 मिनट के नेताओं को फुर्सत नहीं मिल रही है, उनके प्रदेश अध्यक्ष कभी पत्रकार वार्ता ले रहे हैं, कभी चुनाव आयोग शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि अधिकारी कर्मचारी भाजपा का एजेंट बन के काम करें, जेब में बिल्ला लेके काम करें? भाजपा के झूठ की पोल खुल गई है। जो कह रहे थे कि मंत्री इमरती देवी को ऐसा बोल दिया, नारी जाति का अपमान कर दिया, चुनाव आयोग को शिकायत करी, तमाम हो हल्ला मचा है। चुनाव आयोग ने कहीं भी इमरती देवी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा शब्दों की मर्यादा का, तो ठीक है, तो शब्दों की मर्यादा हर आदमी को करना चाहिए। उस शब्द के कई मायने चुनाव आयोग ने हिदायत दी, उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरोप आज झूठे साबित हुए। तो ये थे कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा, जो कह रहे थे कि बीजेपी के तमाम आरोप आज झूठे साबित हुए हैं। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत में एक बयान ऐसा है जो आपको बेहद जानना जरूरी है। ये बयान तो पुराना है, यानी कि कल का है। सागर का ये बयान है और दिया है पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने, जिनका एक अलग ही अंदाज सुर्खी विधानसभा में प्रचार के दौरान देखने को मिला। उन्होंने कहा है, वो पहुंची थी गोविंद सिंह राजपूत के समर्थन में बिलहरा ग्राम में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी और उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सरकार से निकाला नहीं गया था, कोई माई का लाल मुझे नहीं निकाल सकता था। अब ये बयान उन्होंने क्यों दिया, क्या कुछ इसके साथ और भी कहा। शिवराज सिंह की बहुत भरसक उन्होंने तारीफ की है। क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। इसके बाद हम चर्चा में चलेंगे अपने मेहमानों के साथ और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों के और इस पूरी कार्रवाई के और इस पूरे घटनाक्रम के क्या मायने निकलते हैं। फिलहाल आप सबसे पहले सुनिएगा पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का बयान। तो इस प्रदेश में जब जनसंघ बना और कुशाभाऊ ठाकरे जी ने जब अपनी तपस्या से जनसंघ को सींचना शुरू किया, उसी समय पर कांग्रेस की सरकार के अत्याचार बढ़े और ज्योतिरादित्य की दादी विजया राजे सिंधिया जी कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता थी। जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस की सरकार के अत्याचार कम नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराई, भारतीय जनसंघ में वो शामिल हुई और मध्य प्रदेश में आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो राजमाता विजया राजे सिंधिया जी और कुशाभाऊ ठाकरे जी के कारण है। और इसलिए जब मैंने तिरंगे के लिए सरकार छोड़ी
मैं सरकार से निकाली नहीं गई हूँ, मुझे कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था सरकार से, किसी ने माँ का दूध नहीं पिया था जो मैं सरकार से निकाल पाता। मैंने खुद तिरंगे की शान के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी, तो मुझे ये लग रहा था कि इतनी तपस्या से बनी हुई सरकार कौन चलाएगा। और अंत में आज मैं घोषणा कर सकती हूँ, वो आज मेरे साथ नहीं है, कि जितनी तपस्या से मैंने सरकार बनाई, शिवराज जी ने 13 साल उतनी ही तपस्या से वो सरकार चलाई। और जैसी सरकार चलाई शायद उतनी अच्छी मैं भी न चला पाती, क्योंकि मेरे स्वभाव में संयम और धैर्य नहीं है। मेरे अंदर बर्दाश्त करने की क्षमता कम है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ, मैं सहन नहीं कर पाती हूँ, और इसलिए मैं तड़ाक से दंड देने की आदत है। लेकिन मैंने शिवराज जी में देखा कि उनमें संयम और धैर्य है, और ये उनका बहुत बड़ा गुण है, और इसी कारण से वो 13 साल तक सरकार चलाए। और इसलिए जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बने तो मुझे खुद बहुत रिलीफ हुआ, मैंने शांति की सांस ली कि एक बार फिर से राज्य की व्यवस्था पटरी पे आ जाएगी। क्योंकि कमलनाथ जी तो सरकार चला ही नहीं रहे थे, कमलनाथ जी के पीछे रिमोट कंट्रोल से मिस्टर बंटाधार सिंह ही खड़े हुए थे, और वही सरकार चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये थी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की प्रतिक्रिया। जो भी उन्होंने कहा, जो भी उन्होंने बयान दिया है, उसके सियासी मायने तो निकलते ही हैं। इसके लिए हम इस पूरे के पूरे माहौल पर से पर्दा हटाने की भी कोशिश करेंगे, और हम सीधे जुड़ेंगे हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी से। उनसे जानेंगे कि इन बयानों के सियासी मायने क्या निकलते हैं। प्रभु सर, सबसे पहला सवाल कि जो ये चुनाव लगातार चल रहा है, 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसे लेकर के सभी पर निशाना साधा जा रहा था। अब अधिकारियों पर बात आ गई है। अधिकारियों के विषय में कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, लगातार शिकायतों का दौर जारी है, अधिकारी हटाए भी जा रहे हैं, चुनाव आयोग मामले को संज्ञान में ले रहा है। क्यों ये अधिकारियों पर केंद्रित हो रहा है चुनाव? और जिस तरह से कमलनाथ और जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं लगातार, दिग्विजय सिंह की भी प्रतिक्रिया आई, और उसके बाद डिफेंड किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि आत्मसम्मान होता है कर्मचारियों का भी, इस तरह के आरोप मत लगाइए, उचित नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए विकास, चुनाव का एक दांव या कहें पैतरेबाजी में एक पैतरा ये भी है कि आप उस प्रशासनिक मशीनरी को जो चुनाव संचालन कर रही है, आप उस पर लगातार दबाव बनाए रखिए, तो उससे एक तो होता यह है कि आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है। दूसरी चीज है कि अधिकारी दबाव में रहते हैं, कोई गलत काम करने की भी कोशिश कर रहा है तो उन गलत काम नहीं कर पाता। तीसरा एक इसका बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव मतदाताओं पर पड़ता है कि उन मतदाताओं को लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी जो है वो गड़बड़ कर रही है, तो वो एक जो कमजोर का सपोर्ट करना है, तो मतदाता को लगता है कि ये कमजोर है, क्योंकि सत्ता विपक्ष में है, तो वो मतदाता का रुझान उसकी तरफ हो सकता है। तो ये जो साइकोलॉजिकल दबाव बनाने का एक खेल है, वो केवल उसका जरिया है ये कि प्रशासनिक मशीनरी पर अभी से दबाव बनाया जाए, क्योंकि अभी कोई ऐसे पोलिंग तो अभी हो नहीं रही है। वोटर लिस्ट की यदि हम बात करें तो वो चुनाव आचार संहिता लगने के पहले बन चुकी थी। तमाम तैयारियां चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में होती हैं। आज जो मशीनरी चुनाव करा रही है वो चुनाव आयोग की मशीनरी है, न कि राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार की मशीनरी है। तो उसकी पूरी तरह वो चुनाव आयोग के लिए जिम्मेदार, आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार वो काम कर रही है, तो उस पर एक दबाव बनाने की कोशिश करना ये एक राजनीतिक दलों का पैतरा है। और विकास, हमने देखा है कि जब भी कोई चुनाव हारता है तो खुद पर दोष नहीं देता, वो ईवीएम पर दोष देता है, वो अफसरों पर दोष देता है कि इसने मुझे चुनाव हरा दिया, या ईवीएम जो है गलत उसने रिजल्ट दिया, खुद पर कोई अपना दोषारोपण नहीं करता है। यदि हम पिछले 2018 के चुनाव की बात करें तो उस समय कांग्रेस ने ऐसी शिकायतें की थी, कांग्रेस ने ईवीएम पर अविश्वास जताया था, लेकिन नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आए थे। तो इसलिए ये केवल दबाव बनाने की सियासत है विकास। प्रभु सर, एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगा। बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो आपसे छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है, कमलनाथ को नसीहत दी गई है कि भाषाई मर्यादा का ध्यान रखें, इमरती देवी को 48 घंटे के अंदर अपना जवाब देना है, तो क्या उन्हें भी सिर्फ नसीहत देकर के छोड़ दिया जाएगा? देखिए विकास, एक चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ एक बड़ा अच्छा फैसला आज ही कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जो हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी थी कि ये कहा था वर्चुअल रैलियां सभाएं की जाए, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि चुनाव कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, कैसे कराना चुनाव आयोग को तय करना। चुनाव में चूंकि जनता वोट देती है तो नेता जनता के पास जाकर उसको अपनी बातें रखते हैं, जनता उसको सुनती समझती है, उनको देखती है, उसके बाद अपना मतदान करती है। तो इस प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। लगभग वैसा ही ये मामला भी है ये पूरा, कि चुनाव के दौरान नेता जो बोलते हैं मंच पर,
वो जनता को प्रभावित करने के लिए ऐसे शब्दावली का प्रयोग करते हैं जो कई बार लगता है कि अनर्गल है, अनुचित है, जो किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। लेकिन चूंकि आयोग में ये भी प्रावधान है कि यदि किसी को अनुचित शब्दों का प्रयोग किया था उसकी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो कमलनाथ ने जो शब्द गलत प्रयोग किया था उसको लेकर चूंकि राहुल गांधी ने भी कहा कि माना कि वो शब्द गलत था, तो चुनाव आयोग ने उनको नसीहत दी है। यही हाल इमरती देवी के लिए भी है कि उनको भी एक नसीहत दी जा सकती है। आयोग बहुत ज्यादा सख्ती तब करता है जब सीमाओं से परे जाकर कोई काम करे, नहीं तो स्वतंत्रता दी जाती। इतनी छूट तो आयोग देता है, लिबर्टी इतनी देता है कि वो अपनी बात तो रखें, क्योंकि कोई केवल आंकड़ों की बात करेगा तो जनता नहीं सुनेगी। यदि कोई वहां पर धार्मिक संदेश देने जाएगा, प्रवचन जैसा भाषण देगा तो भी जनता नहीं सुनेगी। उसको ऐसी चीज चाहिए, सारी चीजों का समावेश जैसे चाहिए, जैसे भोजन की थाली है, अचार पापड़ सब्जी सारी चीजें उसमें होती हैं। उस तरीके की चुनावी सभा का भाषण होता है तो नेता वो प्रयोग करते हैं, वही चुनाव आयोग भी समझता है। यानी कि ये चुनावी स्टंट के रूप में इसे लिया जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो ये थे हमारे पॉलिटिकल माफ कीजिएगा एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया जी, जो कि बता रहे थे कि स्ट्रेटेजी बनाने के लिए भी बहुत कुछ किया जा सकता है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी में आपका। जी नमस्कार। नेहा जी, जिस तरह से निर्वाचन आयोग में लगातार शिकायतों का दौर जारी है, आज पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की प्रतिक्रिया आती है कि 10 के बाद 11 तारीख आती है, ये एक चेतावनी थी खुली, और उसके बाद दिग्विजय सिंह चुनाव आयोग पहुंचते हैं, वहां भी शिकायतें की जाती हैं। लगातार शिकायतों का दौर जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, चुनाव आयोग जाना, अगर आपको किसी प्रकार की किसी चीज से शिकायत है तो आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं। और कोई भी दल हो जो भी चुनाव में उतर रहा है, वो व्यक्ति चुनाव आयोग के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। पर जिस तरीके की भाषा दिग्विजय सिंह इस्तेमाल किया करते थे, कर्मचारी अधिकारियों को बिका हुआ बता देते थे, उन्हें भ्रष्ट बता देते थे, आज उसी कड़ी में कमलनाथ जी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया है और उन्होंने अधिकारियों को एक तरीके से भ्रष्ट बता दिया है। तो मुझे लगता है कि एकाध अधिकारी, 2 अधिकारी से तो आपको कहीं चुनाव के समय समस्या हो सकती है और आप उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर सकते हैं, पर समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को आप जिस तरीके से आरोपित करने का काम कर रहे हैं, एक बार आपने देखा था 2003 में इन्हीं अधिकारियों कर्मचारियों ने उखाड़ फेंकने का काम किया था जनता के रूप में दिग्विजय सिंह जी को, और आज 15 महीने के छलावे के बाद तो आपने समस्त वर्गों को जिस तरीके से ठगा है कमलनाथ जी, अगर आप अधिकारियों कर्मचारियों को भी इस तरीके से आग बंद करके सभी को भ्रष्ट बता देंगे, सभी को बिका हुआ बताने का प्रयास करेंगे, तो मुझे नहीं लगता। कांग्रेस का तो ये कहना है कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं और बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है लगातार और इसलिए वो शिकायतें कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारा काम आरोप लगाना नहीं है, लेकिन कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसका मैंने जिक्र यहां पर किया है कि वो कह रहे हैं कि अधिकारी दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी हो, वो नियमानुसार काम करते हैं। सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है कांग्रेस या बीजेपी के कि बीजेपी की सरकार आएगी तो उसके अनुसार काम करेंगे, कांग्रेस की आएगी तो उसके अनुसार काम करेंगे। कोई पॉलिटिकल कार्यकर्ता नहीं है, ये अधिकारी कर्मचारी नियमावली के अनुसार कार्य करते हैं। और इस तरीके के आरोप लगाकर आप समस्त अधिकारी कर्मचारियों को आप इस तरीके से भ्रष्ट बता रहे हैं, बिका हुआ बता रहे हैं, दबाव में बता रहे हैं। नेहा जी, हमारे साथ एक और मेहमान कांग्रेस से आशा जैन जी जुड़ गई हैं, उनको भी हम चर्चा में सम्मिलित कर लेते हैं ताकि सही तरीके से क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों तरफ से आ सके। आशा जी, बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी में। जी धन्यवाद विकास जी। आशा जी, बीजेपी से नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया हम जो दे रही थी वो पूरा सुन लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। नेहा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा पहले। तो ये बात है ना कि आप समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को भ्रष्ट बता देंगे या उनको चले चुनाव आयोग के सामने काम करके जी किया था। अगर कमलनाथ भी उसी कड़ी में लगातार चलेंगे, चाहे महिला अपमान हो, चाहे अधिकारियों पर आरोप हो, चाहे युवाओं से धोखा हो, तो ये जनता बहुत करीब से देख रही है। और वाकई में 9 तारीख के बाद 10 आएगी, 3 के बाद 4 आएगी। चार्टर तैयार है कमलनाथ जी का, उन्हें अब यहाँ से विदाई का जो समय है वो बहुत नजदीक आ चुका है। नेहा जी, अब आशा जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आपने सुना आशा जी की नेहा जी ने क्या कुछ कहा है कि 9 के बाद 10 आती है, 3 के बाद 4 आती है और 3 के बाद जो 4 आएगी उसको चार्टर तैयार खड़ा हुआ है, क्या कहेंगी? देखिए विकास जी, भारतीय जनता पार्टी की घृणित राजनीति मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तमाम न्यूज चैनल और जनता जिस तरीके से दावा कर रही थी, जनता देख रही थी, बिल्कुल जनता देख रही है।
और देख रही है कि नित्य प्रतिदिन कितने इनको भय है, जनता के वोटों का ये इंतजार नहीं कर रहे और नित्य नए प्रलोभन देकर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने का जो इनका बी प्लान तैयार कर रखा है इन्होंने और आरएसएस ने। अंदर की बात यह है कि विकास जी, आरएसएस इनको साफ बता रही है, जिसको ये झंडा बुलंद करते हैं, ये बेस बोलते हैं हम केडर बेस पार्टी हैं, और आज केडर बेस पार्टी का आरएसएस संगठन ये कह रहा है कि आपको 28 में से सीटें नहीं दे रही है जनता, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि किस तरह सत्ता की लोलुपता में आपने विधायकों को स्वाभिमान और पता नहीं क्या क्या बातें लगाकर और करोड़ों की प्रलोभन देकर उनको दल बदल, वो कभी भी शांत नहीं हो रही है। अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से हमारे कांग्रेस विधायक को इन्होंने तोड़ा, और माननीय इनके गृह मंत्री जी अभी बयान दे रहे हैं कि हमारे संपर्क में 7 से 8 विधायक और हैं, तो इनकी घृणित मानसिकता से तो आशा जी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्यों कांग्रेस के साथ ऐसा हो रहा है? नीतियां कांग्रेस के पास भी हैं, नीतियां बीजेपी के पास भी हैं, संगठन दोनों के हैं और अपनी अपनी एक विचारधारा है, तो बंद के क्यों नहीं रह पा रहे हैं कांग्रेसी विधायक? ऐसा क्या है कि वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बीजेपी की ओर जा रहे हैं लगातार? देखिए, मानव का एक स्वभाव होता है स्वार्थ का। आप राजनीति में जब आते हैं तो परमार्थ की भावना से आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ की बलि नहीं लगेगी। तो स्वाभिमान की जो इन्होंने बोली लगाई, उसके आगे कुछ टूट गए और कुछ नहीं टूटे। ऐसा नहीं है कि हमारे सारे विधायकों ने दल बदल लिया, आज भी स्वाभिमान हमारा जिंदा है, और जो व्यक्ति वाकई कांग्रेस के साथ है, जिसने ये भावनाओं को जोड़े रखा है कि कांग्रेस ने ही उसको एक राजनेता और जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया है, वो आज भी जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों की लोलुपता ऐसी होती है कि वो एक शिवराज जी बड़ा जोर जोर से एक कथन सुन रही थी उपचुनाव के आम सभा में, वो बोल रहे थे शिकारी जंगल में आता है, सोने का जाल बिछाता है, नहीं फंसना चाहिए। तो यही एक संदेश आपके माध्यम से मुझे कांग्रेस के विधायकों को है कि शिकारी है, ये शिकार खेलने जंगल में आए, दाना बिछा रहे हैं, आपको इसमें नहीं फंसना है। चलिए आशा जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया नेहा जी की भी ले लेते हैं। नेहा जी, आप जो बीजेपी है वो शिकारी है और उसने जाल बिछाया है सोने का, ये कहना है आशा जैन जी का, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वो सर्वे की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सर्व करने की पार्टी है। तो ये मूलभूत अंतर को समझिए कि एक पार्टी जिसमें इतना अकाल पड़ गया है, उनके पास नेता प्रतिपक्ष कौन? कमलनाथ। उनके पास मुख्यमंत्री की जब बात आई तो कौन? कमलनाथ। और जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी कमलनाथ जी को सामने लाके रखा है, तो लोकतंत्र जो इनकी पार्टी का खत्म हो गया। एक बात बीच में और आई कि युवाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? वो नकुलनाथ। तो बाकी सारी कांग्रेस अनाथ हो गई है। और उसके बाद जो पूरा एक तांता लगा है, जिस तरीके से कमलनाथ जी ने अहंकार की नीतियों को अपनाया, जिस तरीके से चलो चलो करते रहे, तो देखिए विधायक ने इन्हें ही चलता कर दिया। और अब जब चुनावी समर चल रहा है और जिस तरीके का भाषण कमलनाथ जी दे रहे हैं, एक दलित महिला को अपमानित किया उन्होंने मंच से, अब तो चुनाव आयोग ने भी उनको चताने का काम कर दिया है। आप सोचिए कि 40 साल का संसदीय अनुभव जिसके पास हो, जो मुख्यमंत्री, जो प्रदेश अध्यक्ष, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी का जो नेता प्रतिपक्ष है मुख्य दल का, जो एक पूर्व में मुख्यमंत्री रहा है, उसे चुनाव आयोग ने चिताने का काम किया, जिसके पास 40 साल का अनुभव है। तो ये स्पष्ट हो गया है कि अब इनको अपनी नीतियों पर काम करना चाहिए। जो ये कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ गई है, कमलनाथ कांग्रेस और राहुल गांधी कांग्रेस में, अब इन्हें विचार करना चाहिए। आप दोनों की जो प्रतिक्रिया है वहाँ पर जवाब दे देती हूँ। विकास जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात रख देती हूँ। जी बताइए। नेहा जी ने बोला हमारे यहाँ चेहरे का अभाव है, तो चेहरे का अभाव तो शिवराज सिंह चौहान जी, जिनको झोला उठाकर भगा दिया था 2018 में जनता ने, उनके यहाँ कौन सा चेहरा था जो सीएम एनके सेक्रेटरी, उन्हीं को बना दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, ना जाने कितने दिग्गज लोगों के नाम इसमें आए कि उन्होंने लोटस अभियान चलाया, लोटस कमल अभियान खिलाया, और आज नरोत्तम जी बन रहे सीएम और कल नरेंद्र सिंह तोमर जी बन रहे। और क्या हुआ? ढाक के 3 बार शिवराज सिंह जी आ गए। दूसरा, युवा चेहरे की बात कर रही थी, तो कार्तिक चौहान जी क्यों आम सभा में युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो परिवारवाद इन पर भी हावी है, रूपेण हावी है, और हम पर उंगली उठाने के पहले देख लें, एक उंगली हम पर करेंगे तो 4 उंगली इनके तरफ। आप दोनों की चर्चाओं में से एक शब्द कॉमन निकल करके आया है, स्वाभिमान, जिसकी बात हो रही थी कि स्वाभिमान, आप कह रही हैं कि जिनके पास स्वाभिमान नहीं था वो चले गए, और आप कह रही थी कि जिनको अपना स्वाभिमान प्यारा था वो बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली है क्योंकि वो चलो चलो की राजनीति स्वीकार नहीं कर पाए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आप दोनों से चाहूंगा। उमा भारती ने बयान दिया है कि उन्हें
निकाला नहीं गया था, कोई माई का लाल नहीं निकाल सकता था, सागर की सुर्खी में बयान दिया है नेहा बग्गा जी। क्या था ये बयान और क्या उसके सियासी मायने निकलते हैं? सरकार में से वो किससे कह रही हैं कि उन्हें निकाला नहीं गया था? देखिए, ये जवाब उनके लिए है जी, जो इतने दिनों से गला फाड़ फाड़ के कह रहे थे कि उमा भारती जी कहीं नजर नहीं आ रही है। जी, उमा भारती जी को कोरोना हो गया था, हम सब जानते हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, ये भी हम सब जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ने दिखाया। उन्होंने इस बात को जो है ट्विटर के माध्यम से भी जनता के बीच में रखा। जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया, यानी कि उनको ये जवाब था। हमारे पास समय की, भारतीय जनता पार्टी हमारे पास कैडर ने, संगठन ने तय किया कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जानी चाहिए उन्होंने उसको बखूबी निभाया। ठीक बात है, हमारे पास समय की कमी है, इसलिए 10 सेकंड की प्रतिक्रिया आशा जी आपकी। किससे कहा है उन्होंने कि मुझे निकाला नहीं गया था? महिलाओं के सम्मान की जहाँ बात आती है तो उमा भारती जी को अगर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, ये वही उमा जी है जो कहते हैं कि राम किसी के बाप की बापोती नहीं है। तो उमा भारती का सीधा इंडिकेशन था शिवराज सिंह चौहान जी को बताना। चले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आशा जी, आप दोनों मेहमानों का हमसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो प्रतिक्रिया आशा जैन ने दी है कि शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा गया था, तो दिन भर के तमाम घटनाक्रम से हमने आपको वाकिफ कराया, किस तरह की नीतियां और किस तरह के परिदृश्य खुल करके सामने आ रहे हैं उससे भी हमने आपको वाकिफ कराया। पूरे दिन का घटनाक्रम हर रोज़ हम आपके सामने चुनावी चार्ट के माध्यम से रखते हैं, और आज के दिन की जो बड़ा घटनाक्रम था, अधिकारियों से लेकर के जिस तरह से चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किए हैं, और नोटिस जारी करने से लेकर के उमा भारती का जो बयान था, वो सब कुछ हमने आपके सामने रखा। चर्चा में मेहमान जुड़े थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आपने जानी। अब आप तय कीजिएगा कि क्या सही है और क्या गलत है। कल इसी समय फिर हाजिर होंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।